गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपना जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे 2026 का मॉडल सेट का MCQ पर्सन। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो आपका 2026 का मॉडल सेट का सब्जेक्टिव पर्सन। इससे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का PYQ क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक पूछा गया है उसका एक लेक्चर लेकर के आए थे। फिर मैक्रो का एक लेक्चर लेकर आए थे, जो PYQ आपका ऑब्जेक्टिव था उसका एक लेक्चर लेकर के आए थे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस लेक्चर में, और यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा। आने वाला एग्ज़ाम में वो आपका बहुत हेल्प करने का काम करेगी। आज का हमारा जो विषय है वो आपका 2026 का मॉडल सेट का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने का आज काम करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जितना भी डाउट है आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चर्चा करने का काम करेंगे। और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो टॉपिक आपका दिया गया मॉडल सेट में, उससे भी रिलेटेड जो जो MCQ बन सकता है, सब कुछ हम लोग एकदम एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने का काम करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे लेक्चर को लेके चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के बीच अंतर क्या है। यानी पहला क्वेश्चन आपका है कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और एक क्या है आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है, यानी जो आपका पूरक वस्तु है, ये पूरक वस्तु आखिर है क्या, जिसको हम लोग पूरक वस्तु बोलते हैं। मान लिया जाए कि x और y कोई दो वस्तु है, x और y कोई दो वस्तु है। दो वस्तु पूरक वस्तु तब होगी जब यदि x बाजार में अवेलेबल है, यदि x बाजार में उपलब्ध है तो ही हम लोग y वस्तु का कंज्यूम कर सकते हैं। और यदि x बाजार में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग y का कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे गाड़ी और पेट्रोल हो गया, ठीक है। ये पूरक वस्तु है। इससे MCQ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यदि मान लिया जाए कि x वस्तु का कीमत बढ़ा तो y का डिमांड क्या होगा। तो याद रखिएगा, यदि आपका प्राइस एक वस्तु का बढ़ा तो दूसरा का डिमांड क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाएगा, दूसरा का डिमांड घट जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा गुड्स बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स किसको बोलते हैं, सीधा सा समझिएगा कि x और y कोई दो वस्तु है और दो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स है, यानी स्थानापन्न है, प्रतियोगी है। याद रखिएगा कि x और y कोई दो वस्तु है और दो वस्तु एक दूसरे का स्थानापन्न वस्तु तब होगा जब हम x गुड्स के जगह पर हम y गुड्स का कंज्यूम करेंगे, जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है आपका। तो ये क्या है, आपका एक सब्स्टिट्यूट्स है। अब क्वेश्चन आपसे MCQ में क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि x और y दो गुड्स है और दो गुड्स एक दूसरे का प्रतियोगी है, सब्स्टिट्यूट्स है, तो एक का कंज्यूम करने पर दूसरा का डिमांड क्या होगा। अब समझिए कि यदि हम x का कंज्यूम करते हैं, यदि हम x का कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली है, ठीक है, कि आपका यदि x का प्राइस आपका क्या होगा, घटेगा। x का प्राइस घटेगा तो लोग x कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो y का डिमांड घट जाएगा। x का प्राइस बढ़ेगा तो y का डिमांड क्या हो जाएगा, y का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जिसको हम लोग प्रतियोगी वस्तु बोलते हैं, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के प्रमुख अपवाद को लिखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एक जो है आंसर जैसे हम लोग पार करते जाएंगे, आप जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम जैसे टॉपिक खत्म होगी, ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हट जाएंगे और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मांग के नियम का प्रमुख अपवाद को लिखें। आखिर अपवाद क्या है, तो दो चीज होता है, एक होता है मान्यता, दूसरा होता अपवाद। तो मांग का नियम क्या बताता, मांग का नियम ये बताता है, ठीक है, कि प्राइस जो होता है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वांटिटी का, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। यदि प्राइस बढ़ेगा तो गुड्स का क्वांटिटी जो होगा वो घटेगा। ये आपका एक रिलेशन है। इसका अपवाद क्या, मान्यता ये होता है कि मांग का नियम तब लागू होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल
कि मांग का नियम उस समय लागू होता है जिस समय उपभोक्ता का आय जो इनकम होगा वह इनकम क्या होना चाहिए, वह इनकम आपका बढ़ना नहीं चाहिए। तो यदि आय परिवर्तन होगा तो याद रखिएगा, आय परिवर्तन होने के साथ साथ यदि आय बढ़ेगा तो लोग का मांग बढ़ेगा। इसलिए आय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रुचि और फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अब लोगों का किसी गुड्स के प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। लोग, एक बात याद रखिएगा, इन फ्यूचर प्राइस चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि कोई गुड्स है और हमको पता है कि इसका आने वाला समय में इसका दाम बढ़ेगा, तो हम एक सामान्य उपभोक्ता क्या करेंगे, एक सामान्य उपभोक्ता उस गुड्स का डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो जब हम उस गुड्स का डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसी प्राइस पर उसका मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ होगा कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का रुचि और फैशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और वस्तु सामान्य प्रकृति का होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी नियम सामान्य वस्तु पे लागू होता, आवश्यक वस्तु पे नहीं लागू होता है। आपका आवश्यक वस्तु पर यह नियम क्या होगा, ये कभी लागू नहीं होगा। ठीक है, और किसी प्रकार का भविष्य में कीमत परिवर्तन का कोई संभावना नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, पूर्ति का लोच। याद रखिएगा, दो चीज आप हम लोग जानते हैं, एक होता है पूर्ति का नियम, एक होता है आपका पूर्ति का आपका नियम। ठीक है, आखिर पूर्ति का नियम क्या बताता है, पूर्ति का नियम आखिर क्या बताता है। तो पूर्ति का नियम ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि प्राइस बढ़ने पर किसी भी गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने पर किसी गुड्स का सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, घटेगी। अब प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि पूर्ति का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मांग का नियम किस प्रकार का स्टेटमेंट है, तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच हो या पूर्ति का लोच हो वह क्या है, एक मात्रात्मक कथन है। तो पूर्ति का नियम बताता क्या है, पूर्ति का नियम बताता है कि यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा, प्राइस चेंज होगा तब ना पूर्ति में चेंज होगा, तो पूर्ति मात्रा में भी प्राइस क्या होगा, वो आपका चेंज होगा। ठीक, अब उसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बहुत आराम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। मान लिया जाए कि आपका सप्लाई में चेंज होगा, लेकिन जब कोई भी चीज चेंज होता है, जब कोई भी चीज चेंज होगा तो हम लोग उसके लिए डेल का प्रयोग करते हैं। अब सप्लाई चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले कुछ तो पूर्ति होगा ना। 5 रुपया कीमत पर कोई विक्रेता 500 कलम बेचता था, तो 500 कलम बेचता था, कुछ तो सप्लाई होता था। ठीक है, और जब कुछ सप्लाई होता था इसका मतलब कुछ तो जरूर प्राइस होता होगा। अब प्राइस बढ़ा तो पूर्ति बढ़ेगा, प्राइस घटा तो पूर्ति घटेगा, यानी प्राइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाकर के ठीक है, डेल्टा एस बटे डेल्टा पी, पी बाई क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ये हो गया पूर्ति का लोच निकालने का क्या है, आपका सूत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। हमारा क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो और मैक्रो के बीच अंतर क्या है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट इससे हम लोग निकाल के समझते हैं। ठीक है, कि पहला बात है कि माइक्रो और मैक्रो को जो क्लासिफाई किया था, वो क्लासिफाई करने वाला व्यक्ति का नाम था रैगनर फ्रिश। ठीक है, रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 भाग में क्लासिफाई किया, एक माइक्रो और मैक्रो। हम लोग जानते हैं कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स द स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील द लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा यानी बड़े लेवल पर होगा, और जब बड़े लेवल पर होगा इसीलिए उसमें इकोनॉमी का जितना भी डिमांड है, जितना भी सप्लाई है, सब उसी में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये छोटे लेवल पर होगा इसलिए एक विक्रेता, एक क्रेता यानी एक कंज्यूमर, बायर, सेलर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, वस्तु का जो विक्रेता है वो बेचता है, वो भी कीमत, खरीदने वाला भी कीमत तय करता है। ठीक है, कि इसी कारण से आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉन एज प्राइस थ्योरी। लेकिन
समष्टि यानी मैक्रो मतलब बड़ा होता है, उसमें बड़े लेवल पर होता है जब, ठीक है, जो आपका सभी प्रकार का उत्पादन उद्योग सब उसी में हम लोग पढ़ते हैं, जब वहाँ पर लोगों को आय मिलता है, ठीक है, रोजगार होती है, वहाँ से जब रोजगार होगा तो आय प्राप्त होती है, जब इस प्रकार का चीज, ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ से प्राप्त होती है। इसी कारण से समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जब कोई चीज़ छोटा होगा तो याद रखिएगा वो उसका अध्ययन करना बहुत सरल होगा। ठीक है, और जब कोई चीज़ बड़ा होगा उसका अध्ययन करना जटिल होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इससे ये पूछ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना जाता है। याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, अब माना जाता है आपका मार्शल को। ठीक है, याद रखिएगा, मार्शल को क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, मैक्रो का किसे कहा जाता है, तो मैक्रो का कहा जाता है फादर जे.एम. केन्ज को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट आपका क्या कीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम हटेंगे आप लेते जाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मुद्रा क्या है। ठीक है, और मुद्रा का कार्य क्या है। तो पहला बात, एक बात याद रखिएगा कि आखिर मुद्रा होता क्या है। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली नहीं था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था। वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान होता था। और जब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान होता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे आपका क्या हुआ, आपका जाकर के लोग मुद्रा को प्रचलन में लाया। मुद्रा ने कुछ चीज़ को सरल किया कि विनिमय का बहुत अच्छा माध्यम है, लोग स्वीकार करता है। कोई हमको 100 रुपया दिया, हम किसी को दिए, वो किसी को दिया, सब स्वीकार करता है। ये मूल्य को बहुत अच्छा से मापता है। ठीक है, और इसको दूसरी बात है, वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। मुद्रा विनिमय प्रणाली में आज व्यापार संभव हो पाया। ठीक है, हम एक राज्य से दूसरा राज्य, एक देश से दूसरा देश, ये सब व्यापार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। वस्तु विनिमय प्रणाली में से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, पहला बात आपका एक चीज़ याद रखिएगा, विनिमय का बहुत अच्छा क्या है, आपका माध्यम है। ठीक है, ये आपका दूसरा काम क्या करता है, दूसरा आपका काम करता है कि मूल्य को बहुत अच्छा से मापता है। ठीक, तो ये सब काम किसका है, ये काम आपका मुद्रा का है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय आय का वितरण। जो सरकार के पास जो आय होती है, ठीक है, हर क्षेत्र में उनका वितरण हो पाता है। सबसे बड़ी बात है लोग सेटिस्फैक्शन है। मुद्रा विनिमय प्रणाली में जो आपका बार्टर सिस्टम था उसमें लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। मुद्रा विनिमय प्रणाली में लोगों को सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, बेचने वाला भी संतुष्ट रहता है, खरीदने वाला भी क्या रहता है, आपका संतुष्ट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समग्र मांग और इसके घटक को लिखिए। ठीक है, समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि एक इकोनॉमी में, ठीक है, जितना भी डिमांड होता है, जो कुल मांग होता है, उसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड को दर्शाने के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है सी प्लस क्या होता है, आपका आय होता है। ठीक है, जो भी पैसा खर्च करने के लिए होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका समग्र मांग कहा जाता है। ठीक है, अब खर्चा कहाँ होती है, उपभोग पे खर्च होती है। ठीक है, सरकार खर्चा कहाँ पर करती है, तो निवेश पे खर्च हो सकती है, सरकारी व्यय हो सकती है। ये सब क्या है, आपका एग्रीगेट डिमांड का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग बात करते हैं, और हमारा क्वेश्चन है प्रगतिशील कर क्या है तथा इसके गुण को लिखें। अब पहला चीज समझिए, टैक्स क्या है। तो टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य देय है जिसको देश के हर एक नागरिक को देना पड़ता है। उस देश के हर एक नागरिक को और टैक्स पे करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब सरकार टैक्स क्यों लेती है, टैक्स इसलिए लेती है कि बहुत प्रकार का समाज कल्याण का काम होती है, या जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन देना, रोड बनाना, ठीक है, तो सब कुछ काम करना। आखिर ये सब के लिए पैसा तो चाहिए, आखिर पैसा कहाँ मिलेगा, तो जो पैसा कहाँ मिलेगा उसके लिए सरकार क्या करती है, टैक्स लेने का काम करती है। ठीक, पहला बात। अब टैक्स का दो स्लैब होता है, एक स्लैब होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ठीक, आपका दूसरा जो स्लैब होता है वो आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स सीधे तौर पर व्यक्ति से लिया जाता है, जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है।
वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। जैसे आयकर, संपत्ति कर, इनकम टैक्स, ठीक है, आपका ये सब टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जिसका इनकम ज़्यादा होगा उस पर लेता है। और एक बात याद रखिए, प्रत्यक्ष कर हमेशा प्रगतिशील होता है, वो बढ़ते रहता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर हमेशा करदाता के करदान योग्यता सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। यानी लोग यदि वह करदाता योग्य है देने के लिए तो उसके ऊपर लगाया जाता है वो हमेशा, ठीक है। जैसे आय होगा उस प्रकार से उसका भी टैक्स बढ़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति पे नहीं लगाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को देना पड़ता है, ठीक है। किसी खास व्यक्ति पे नहीं लगाता, जैसे जीएसटी, सीधा सा समझिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, टैक्स। तो जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर है। अब किसी कलम को, एक पेन प्रोडक्शन करने वाला कोई कंपनी, उस पेन के ऊपर सरकार टैक्स लगा दी, जो इसका पेन खरीदेगा उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। पहला बात समझिए कि विदेशी विनिमय क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, या व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो जब एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होता है तो उसी को विदेशी विनिमय कहा है। तो विनिमय मतलब लेन देन, ठीक है। तो अब एक बात याद रखिए, दर क्या है। दर जैसे होता है, समझिएगा, मान लिया जाए कि भारत कोई सामान किसी दूसरा देश को या अमेरिका को बेचता है। यदि भारत अमेरिका को 86 रुपया का सामान भेजेगा, भारत के हिसाब से इंडिया के मार्केट प्राइस में उसका दाम 86 रुपया 86 रुपीज़ है, तो याद रखिएगा, ठीक है, अमेरिका उसके बदले में $1 या $1 का सामान हमको देगी। यदि अमेरिका कोई गुड्स, ठीक है, $1 का वहाँ का मार्केट के हिसाब से $1 प्राइस है, तो भारत उसके बदले 86 रुपया देगा, ठीक है। तो ये जो दर का जो निर्धारण होता है, इसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय दर कहा जाता है, ठीक है। इसी दर को हम लोग विदेशी विनिमय दर होती है। जहाँ पर ये लेन देन होता है इसको विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो व्यापार होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसी को विदेशी विनिमय कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक के 2 कार्य को लिखें, ठीक है। या व्यापारिक बैंक का कार्य क्या होता है। याद रखिएगा, 2 प्रकार का आपका बैंक है। एक है आपका सेंट्रल बैंक, यानी जो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक। और एक है कॉमर्शियल बैंक, जैसे हो गया एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है। तो ये आरबीआई क्या है, देश का सर्वोच्च बैंक है। हर देश का, ठीक है, वित्त प्रणाली को चलाने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम को चलाने के लिए उसके शीर्ष पर एक बैंक होता है, ठीक है। और उसका बैंक, उस देश का वो सेंट्रल बैंक होता है, ना केंद्रीय बैंक होता है। भारत का वो आरबीआई है। आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, ठीक है, याद रखिए, बहुत बार एमसीक्यू पूछा क्वेश्चन है आपका। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो आपका 1949 को किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, नोट जारी करना, सरकार का सलाहकार के रूप में काम करना, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से काम है किसका, आरबीआई का। व्यवसायिक बैंक का काम क्या, व्यवसायिक बैंक का मुख्य काम होता है जनता से ऋण लेना, जनता को ऋण देना और जनता का जमा को स्वीकार करना। इसके साथ साथ बहुत सारा आपका सेकेंडरी वर्क भी है, जैसे लॉकर सुविधा, सलाह देना, ये सब काम इसका सेकेंडरी वर्क होता है किसका, आपका कॉमर्शियल बैंक का, ठीक। चलिए, जमा स्वीकार करता है, चालू जमा, बचत जमा, स्थायी जमा, ऋण प्रदान करने का काम करता है, सामान्य उपयोगिता संबंधी भी कार्य करता है, ठीक है। हम लोग पिछले जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों को लिखें। आखिर मुद्रा का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज का जो प्रणाली है, आज आपका मौद्रिक प्रणाली है। मुद्रा के माध्यम से हम लोग वस्तुओं का लेन देन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक समय हुआ करता था जिस समय बार्टर सिस्टम होता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं का लेन देन होता था। जब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का लेन देन होता था, इसको हम लोग, ठीक है, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मुद्रा का कार्य क्या है, तो विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा लेन देन करने का काम करता है। दूसरा, मूल्य को सबसे अच्छा से मापता है। राष्ट्रीय आय का वितरण करने का काम, ठीक है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत अच्छा से समझिएगा, भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य मद दोनों प्रकार के मदों का लेन देन होता है।
जबकि व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य मदों का होता है। जब दोनों चीज का होगा, याद रखिएगा, ये एक विस्तृत धारणा होगा भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन एक विस्तृत धारणा है, किसके कंपेयर में? व्यापार संतुलन के कंपेयर में क्या होता है? एक विस्तृत धारणा होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कुल स्थिर लागत TFC, कुल परिवर्तनशील लागत TVC की गणना करें। ठीक है, उसका क्या करना है? हमको यहाँ पर गणना करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि आखिर दिया क्या गया है। ठीक है, आपका दिया गया है आउटपुट। ठीक है, यानी आपका आउटपुट दिया है। ठीक है, आउटपुट आपका दिया हुआ है। आउटपुट क्या है जाकर के थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर आउटपुट में है क्या। तो आउटपुट में आपका 0, 1, 2 जो भी है दिया गया है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक है आपका टोटल कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट दिया गया है। हमको आखिर निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है TFC और TVC। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है और हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना। चीज़ को समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आखिर इसमें एक बात याद रखिएगा कि जाकर के इसमें हमको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर निकालना क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, आपका 7 तक दिया गया है। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है 50, सॉरी 0 पहले है। ठीक है, पहले आपका क्या दिया गया है? पहले आपका 0 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी में एक लाइन और बना देते हैं ताकि आपका जाकर के हमको इधर चेंज करना ना पड़े। ठीक है, हम इसी में एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है? 0 है, आपका 1 है। ठीक है, अब जब 0, 1, 2, 3, 4 है, 0 में टोटल कॉस्ट कितना है? तो टोटल कॉस्ट है 50, याद रखना। जब टोटल कॉस्ट आपका 50 है तो कोई भी चीज़ यदि किसी गुड्स का टोटल कॉस्ट है तो दो चीज़ से बनेगा, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से और दूसरा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो प्रोडक्शन जब 0 हुआ है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 0 और टोटल कॉस्ट 50 दिया है, इसका मतलब है ये 50 क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 है। याद रखिएगा, चाहे गुड्स 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, 50 हो, जितना फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही होगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से और प्रोडक्शन के घटने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसका है कि हर यूनिट में इसका मतलब ये कितना होगा? ये हर यूनिट में आपका 50 ही होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 50 ही है। ठीक है, चलिए ये 50 ही है। टोटल कॉस्ट दिया है, सेकेंड यूनिट, पहला यूनिट में 70 है, फिर आपका 85 है, 100 है, आपका जाकर के 150 है, उसके बाद 195 है, 240 है और 280 है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर है क्या, या हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब ये 50 में 50 चला गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 0। ठीक है, 70 में 50 गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 20। ठीक है, माइनस की, अब 85 माइनस 50 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, ये 100 में 50 गया तो कितना हो जाएगा? होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 150 में 50 गया तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 195 में 50 गया तो 145 हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका 40 में 50 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 190 हो जाएगा। 280 में 50 जाएगा तो 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ये आपका हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच अंतर क्या? सीधा सा समझ लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स किसी व्यक्ति पे लगाता है, जिस व्यक्ति पे लगाएगा उसको ही पे करना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जाकर के जैसे आपका प्रॉपर्टी है, संपत्ति कर है, वो सब आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है,
इनडायरेक्ट टैक्स है सरकार गुड्स पे लगाती है, ये गुड्स पे लगाती है। याद रखिएगा इकोनॉमी में दो ही चीज़ होता है, या तो गुड्स होता होगा या तो आपका सर्विस होता होगा, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस दोनों पे टैक्स लगाने वाला आपका इसीलिए होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसीलिए हम लोग जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है कि ऐसा टैक्स है जिसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है, जिससे पेन पे लगाया तो पहले पेन कंपनी देती है और फिर पेन कंपनी कस्टमर से ले लेती है, ठीक। अब डायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा करदाता के करदान योग्यता, यानी टैक्स पेयर यदि उसका इनकम बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। जब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इससे ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगा देती पेन पे, सरकार शराब पे लगा दी टैक्स, मान लीजिए तो टैक्स लगा दिया। अब शराब अमीर पी रहा है गरीब पी रहा है इससे सरकार को कोई मतलब नहीं, जो पिएगा उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल है जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, संपत्ति कर है, जैसे उत्पाद यात्रा बिक्री, ये सब क्या है सब आपका जाकर के इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होने का आवश्यक शर्त क्या है, यानी लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लागू करने के लिए क्या मान्यता है। तो पहला भी चीज समझिएगा कि आखिर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका लॉ ऑफ मार्जिनल डिमोनाइजिंग जो, ठीक है, नियम है जिसको हम लोग आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहा जाता है, ये होता क्या है। इसको दिया था H.H. गोसेन, इस नियम को दिया था H.H. गोसेन, इसी कारण से इसको गोसेन का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या बताया था, ये बताया था कि जैसे जैसे हम लोग किसी गुड्स का लगातार कंज्यूम करेंगे क्रमिक, उससे मिलने वाला उपयोगिता हर एक अगली इकाई में घटेगी। यह नियम उपभोग का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है और गोसेन का पहला नियम है, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है। गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, ठीक है, वो कंजप्शन के ऊपर ये पहला नियम दिया गया है, कौन, आपका H.H. गोसेन ने, ठीक है। अब इसका मान्यता क्या है, क्या हम किसी गुड्स का कंज्यूम लगातार करेंगे, याद रखना गुड्स उसी टाइप का होना चाहिए, कोई अलग गुड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी यह नियम लागू होगा। लोगों का, ठीक है, आपका जाकर के फैशन रुचि ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। क्रमिक यूज होना चाहिए तब यह नियम लागू होता है। एक बात और याद रखिएगा, वो जो उपभोक्ता होगा वो सामान्य प्रकृति का होना, कोई नशा या किया हुआ या पागल नहीं होना चाहिए। यदि यह पागल होगा तो इसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मांग के नियम। नेक्स्ट सॉरी बाबू, मांग क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा, पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। याद रखिएगा कौन सा बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आखिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, किसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से अभिप्राय ऐसी बाजार से होती है जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो भी क्रेता या विक्रेता होगा जो बहुत ज़्यादा होगा, पहली बात है, ठीक है, वस्तु का कीमत यानी प्राइस इक्वल होगा और कंज्यूम करने वाली जो वस्तुएं होगी वो लगभग आपका समरूप प्रकृति का क्या होगा, वो आपका होगा, ठीक है। अब इसको आपको, इस मार्केट को आपको समझाना है, किसके आधार पर समझना है, रेखाचित्र के आधार पर आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब होगा, जिस बिंदु पर, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा, वही संतुलन होगा, ठीक है। ये का धारणा का प्रतिपादन किया था आपका मार्शल ने, ठीक है, कौन किया था, मार्शल ने इसका कॉन्सेप्ट वो आपका दिया था, ठीक। जब मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था, देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, जैसे प्राइस मान लीजिए बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ठीक है। और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6 रुपीज़, 4 रुपीज़, 2 रुपीज़, देखो डिमांड जब
प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम हो रहा था, अब प्राइस घटने लगा तो डिमांड बढ़ने लगा, लेकिन सप्लाई गिरने लगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। आपका ये मांग और क्या है, पूर्ति है, डिमांड और सप्लाई है। ठीक है, और ये प्राइस है, दोनों एक जगह पर इक्वल है। कहाँ पर इक्वल है, इस पॉइंट पर आपका डिमांड और सप्लाई है, ये दोनों क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उसी को संतुलन बिंदु बोलते हैं। कितना रुपया कीमत है, 6 रुपया कीमत। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो आपका पूर्ति वक्र होता है, ये पूर्ति वक्र हमेशा, जो आपका सप्लाई कर्व होगा, ये सप्लाई कर्व हमेशा, ठीक है, धनात्मक ढाल लेगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। डिमांड कर्व क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव स्लोप बनाता है। अब नेगेटिव स्लोप कैसे बना, ध्यान से समझिए। जब 20 रुपया कीमत था, सॉरी आपका जाकर के जब 10 रुपया कीमत था तो 20 डिमांड होता था, 20 डिमांड होता था, यहाँ है ये सीधा में कीमत इतना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब 8 रुपया हुआ तो 40 डिमांड हुआ, 40 इस सीधा में तो डिमांड इस सीधा में। ठीक है, 6 रुपया हुआ तो 60 हुआ, और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका जब 20 था तो 10 के सीधा में होगा, इस 40 के सीधा में होगा, ये 60 के सीधा में होगा, इस टाइप से होगा। इसको मिला देंगे तो इस टाइप का ढाल होगा। सप्लाई कर्व जस्ट अपोजिट होता है। जब 10 रुपया कीमत था तो 100 सप्लाई होता था, तो 10 रुपया कीमत है तो सप्लाई 100 है, यानी 100 है, ऊपर से आएगा। फिर 8 हुआ तो 80 हुआ, 6 हुआ तो 60 हुआ, तो ये गिरते जाएगा, इसको मिलाएगा, इससे बनेगा। ठीक है, एक बिंदु हुआ जिसको हम लोग संतुलन बिंदु बोलते हैं। इसी संतुलन बिंदु पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, मांग के नियम के प्रमुख मान्यताओं को लिखें। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड कौन दिया था, मार्शल ने। कौन दिया है बाबू, मार्शल ने। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जितनी भी अन्य बातें स्थिर रहने पर या रखने पर, यानी वैसा कारक जो मांग का नियम को प्रभावित कर सकता है, सबको हम कांस्टेंट रखेंगे। मांग का नियम बताता है, पहला चीज बताता है कि मांग का नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता का आय स्थिर होना चाहिए। हम बताए थे मांग का नियम बताता है क्या कि P, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q का। ठीक है, यानी वस्तु का कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घटेगी, लेकिन आय बढ़ जाएगा तो फिर मांग घटेगी क्या, नहीं घटेगी। ठीक है, रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लोग को फैशन में चेंज होगा, इन फ्यूचर डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन फ्यूचर क्या होगा कि प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी है कि आने वाला भविष्य में उसका दाम घटेगा, तो दाम घटेगा तो लोग अभी थोड़ी खरीदेगा, बाद में खरीदेगा। आने वाला भविष्य में उसका दाम बढ़ेगा तो लोग तभी खरीदेगा, अभी क्यों खरीदेगा, अभी खरीद लेगा। ठीक है, जब प्राइस का बढ़ेगा तो तब क्यों खरीदेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपका है। केंद्र बैंक को परिभाषित करें तथा इसके कार्यों को लिए। चलिए समझते हैं कि आखिर केंद्रीय बैंक होता क्या है। किसी भी देश के जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको चलाने के लिए एक बैंक होती है, जिस बैंक का नाम है केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक। ठीक है, वह उस देश के पूरा मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रण करने का काम करती है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका RBI है, जो ये काम क्या करती है, ये काम करती है। RBI का भी कुछ काम है। RBI का स्थापना जैसे कि जानते हैं हम लोग 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में हुआ है। ठीक है, कुछ काम है RBI का, जैसे नोट जारी करना। अब नोट जारी करने का अधिकार RBI को, यानी देश का केंद्रीय बैंक को क्यों दिया गया है। यदि मान लिया जाए नोट हमारा देश में सभी प्रकार के वित्तीय संस्था जारी करेगा, हर प्रकार का कमर्शियल बैंक जारी करेगा। याद रखना, मार्केट में बहुत प्रकार का नोट आ जाएगी, और जब मार्केट में बहुत प्रकार का नोट आ जाएगी तो नोट में एक रूपता नहीं पाया जाएगा, वहाँ पर जाली होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सरकार का सलाहकार है, सरकार का बैंक है। जैसे हम लोग का कुछ इनकम होती है तो हम लोग बैंक में जाकर रखते हैं। जब सरकार को इतना जो टैक्स का पैसा आता है, सरकार आखिर कहाँ रखती है, सरकार जाकर के RBI में, सरकार का हर स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी पैसा वहीं पर रहती है। सरकार को सलाह लेना, तो उसके बैंक को, मान लीजिए हमको पैसे की जरूरत है तो हम SBI जाते हैं, SBI को पैसे की जरूरत होगी तो कहाँ जाएगी, वो RBI जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नोट जारी करना, ठीक है बाबू, सरकार का बैंक के रूप में क्या करना, काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। ठीक है, ये सब काम क्या है, मुख्य रूप से उसका काम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है। पहला बात समझिए, GDP होता क्या है। GDP क्या होता है कि एक देश में, किसी भी देश में एक साल में, किसी भी देश में, ठीक है, आपका एक साल में जितने वस्तुओं का उत्पादन होता है, एक वित्तीय वर्ष, भारत का जो वित्तीय वर्ष है, वो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है आपका 1 अप्रैल से लेकर के, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है 1 अप्रैल से लेकर के
31 मार्च तक का जो समय है उसको भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, भारत का ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक, तो जब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, हम इससे जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज़ समझिए कि जीडीपी है क्या, किसको जीडीपी कहा जाता है। तो जितना वस्तु का उत्पादन हुआ एक साल में, ठीक है, उसका दो चीज़ होगा, एक मार्केट प्राइस होगा, एक उसका फैक्टर कॉस्ट होगा। तो हर सेक्टर से, अब जीडीपी प्राइमरी सेक्टर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और आपका टर्सरी भी हो सकता है, सभी सेक्टर से मिला के जीडीपी निकलता है। ठीक है, अब जीडीपी में मान लीजिए आपका माइनस कर देते हैं हम लोग मूल्य ह्रास को, याद रखिएगा, जो मूल्य ह्रास होगा उसको आपका माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया। तो क्या बन गया बाबू? तो बन गया एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक बना, उसी में यदि हम क्या कर देते हैं NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध साधन विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NNP। क्या बन जाएगा? NNP। और NNP FC को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर बनाया गया है, जैसे राष्ट्रीय नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद लिखा जाता है इसको, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी बोलते हैं इसको, जीडीपी मूल्य ह्रास को माइनस कर दिए और शुद्ध साधन से विदेशी कारक आय को जोड़ दिए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध साधन विदेशी आय NFIA, इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन को सही करने का आपका तरीका या विधि को लिखें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, भुगतान संतुलन को असंतुलन को सही करने का लास्ट तरीका क्या है? ठीक है, पहला चीज है कि भुगतान संतुलन होता क्या है। तो याद रखिएगा, संतुलित अवस्था में कब होता है? जब आयात और निर्यात दोनों बराबर होगा तो संतुलन होगा। यदि आयात ज़्यादा है और निर्यात ज़्यादा है तो प्रतिकूल होता है, और निर्यात हम ज़्यादा करते हैं यानी बेचते ज़्यादा खरीदते कम है तो आपका अनुकूल दशा होता है। ठीक है, तो प्रतिकूल है, असंतुलन है, उसको ठीक कैसे करें? तो पहले निर्यात को बढ़ावा देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग बेचने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपका आयात नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, हम आयात को क्या करेंगे? कम करेंगे, आयात को कम करेंगे। ठीक है, अब तो हो सकता है। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, मुद्रा को क्या करेंगे? अवमूल्यन करने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जिससे व्यापार बढ़े, और जब व्यापार बढ़ेगा तो स्वाभाविक सा बात है विदेशी निवेश होगा, और जब विदेशी निवेश होगा तो ऑटोमेटिक सा बात है कंट्री का इनकम बढ़ेगी। ठीक है, एक है विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करना होगा और एक राजकोषीय नीति। सरकार दो प्रकार का नीति बनाती है, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। ध्यान से समझिए, राजकोषीय नीति बनाने का काम करती है RBI। ठीक है, RBI काम करती है मॉनेटरी सिस्टम, और जो आपका ठीक है, राजकोषीय नीति बनाने का जो काम करती है वह राजकोषीय नीति सरकार बनाती है या सरकार का वित्त विभाग बनाती है, और जो मौद्रिक नीति बनाती है वो मौद्रिक नीति बनाने का काम करती है RBI। ठीक है, तो ये नीति भी अच्छा होना चाहिए और एक विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब आप लोग को आशा करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा और एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है, ठीक है, तो वह ज़रूर गुरुकुल टेलीग्राम ज्वाइन को आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ आपको जो लिंक होगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी दिया जाएगा, और या तो आप स्कैन कीजिएगा, स्कैनर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।